Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of January 2021. तो आज है तारीख 2 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। उससे पहले थोड़ा सा आज फनी थंबनेल बना है आप लोगों को दिख ही रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। ना आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। वो सिंपल है, क्या करना है आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे वो एक चैनल पर खुल जाएगा। उस चैनल पर नीचे की साइड ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाती है। तो अगर आप लोग अपने नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर आराम से ये सारे काम कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप डेली बेसिस पे इस वीडियो की नोटिफिकेशन ले पाओ। ओके, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आप लोगों को। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे और आएंगे आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। इस आर्टिकल में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करी जा रही है, जहां पर एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। वहां पे जो आदिवासी लोग रहते हैं वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है उसे भी देखेंगे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कुल मिलाकर, तो उसको देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है शूल पानेश्वर। ठीक है, शूल पानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उन्होंने अर्ज करा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि वो विड्रॉ करें सेंटर का नोटिफिकेशन टू क्लासीफाई 121 विलेजेस अराउंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट एज अ इको सेंसिटिव जोन्स। दिमाग के ऊपर से चला गया, क्या है एग्जैक्टली देखो एग्जैक्टली है क्या। ये जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके आसपास गांव है, बहुत सारे 121 गांव है। ठीक है, और हमारी सरकार क्या कर रही है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बताया जो ये 121 गांव हैं, ये 121 विलेजेस हैं, इनको इको सेंसिटिव जोन्स कहलाया जाएगा, यानी इको सेंसिटिव जोन के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इको सेंसिटिव जोन में डालेंगे तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है ट्राइबल कम्युनिटी, उसको हम देखेंगे। तो जैसे ही बोला ये इसको इको सेंसिटिव जोन में डाला जाएगा, तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी है वो भड़क पड़ी। उन्होंने बोला कि भाई जो अपना नोटिफिकेशन है उसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये सही नहीं है, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है जो उस विलेजेस में रह रहे हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि शूल पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है एग्जैक्टली। तो ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप लोगों को जानना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। ये जो शूल पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है गुजरात स्टेट में, और एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है वेस्टर्न सतपुरा रेंज में, साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये इसकी हो गई पूरी एग्जैक्ट लोकेशन। और देखो ये जो सेंचुरी है ये बाउंड्री शेयर करती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, नाउ यहाँ पे जो रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ये क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट, यानी सरकार ने बोला कि जो इसके आसपास के 121 गांव है उनको इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन के ऊपर काम करा जाएगा एनवायरमेंट को लेकर। नाउ यहाँ पे फिर ट्राइबल कम्युनिटी प्रोटेस्ट करने लगी, और क्यों करने लगी उसका पहला रीजन ये है। देखो, अगर जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, जैसे ही यहाँ पे कोई भी एरिया इको सेंसिटिव जोन के अंदर आ जाता है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, रेसिडेंशियल पर्पस से रहने वाले लोग हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस से रहने वाले लोग हैं, वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे रेसिडेंट का पर्पस वहाँ पे खत्म हो जाएगा, जिससे उन लोगों को बाहर निकाल दिया जा सकता है आने वाले टाइम पर, जिस वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाउ सेकंड पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे, सेकंड रीजन ये है कि देखो वहां पे क्या होगा, देखो सरकार जैसे ही उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देगी तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है तो वो को ओनर बन जाएगी, यानी वहां की जो जमीनें हैं 121 जो गांव है जहां पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उसकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी, सरकार जब्त कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा रीजन ये है जिससे कि ट्राइबल कम्युनिटी नहीं चाहती कि इनको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करा जाए। ओके,
ना उसके बाद यहाँ पे थर्ड रीजन क्या बताया गया। देखो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी ये सोच रही है कि अगर यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर कर दिया जाता है तो जो इनकी पावर है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएंगी, उनकी पावर खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये थर्ड बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे, आते हैं आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ठीक है, इसे ध्यान से सुनना। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, सुनना आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो एक नाम दे रखा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है ये एक क्लोजेस्ट स्टार है टू आवर सन, यानी कि जो हमारा सूर्य है, सूरज है, सन, उसके पास जो सबसे करीबी सितारा है, सबसे करीबी स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये आपसे रेड कलर का डॉट दिख रहा होगा आपको, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी प्रॉक्सिमा सेंटोरी, एग्जैक्टली यहाँ पर ये है और ये हो गया हमारा सूर्य। तो सन के जो जो सबसे पास स्टार है उसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो क्या हुआ है, हम लोगों ने यहाँ से रेडियो वेव सिग्नल्स निकलते हुए देखे हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव सिग्नल्स निकलते हुए देखे तो हम लोगों ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने पकड़ लिया उन रेडियो वेव सिग्नल्स को। अब वहाँ पे जो उन सिग्नल्स को जैसे ही पकड़ लिया गया है, ठीक है, तो उस पे काम चल रहा है कि ये एग्जैक्टली कहाँ से निकले हैं ये रेडियो वेव सिग्नल्स। अगर मैं बात करूँ, ये जो सिग्नल्स हैं ये बहुत ही हाई लेवल के हैं। अगर हम लोग सोचें कि वहाँ पे कोई स्पेस क्राफ्ट हो, कोई पर्सन गया हो तो ऐसा हो वहाँ पे, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी स्पेस क्राफ्ट इतने तगड़े सिग्नल्स नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो माना ये जा रहा है क्या पता एलियंस हो, तो ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा कुछ हम लोग को ये नहीं मालूम एग्जैक्टली है क्या, लेकिन वहाँ से रेडियो वेव सिग्नल्स निकल रहे हैं और उस रेडियो वेव सिग्नल्स को पकड़ लिया है हम लोगों ने। तो उसी के बारे में बताया गया। नाउ यहाँ पे जो ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी है इसके बारे में बताया गया कि भाई यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा स्टार है, इवन कि आप लोग इसे अपनी आंखों से देख ही नहीं पाओगे। अगर आप ऊपर देखोगे अपने अर्थ से, अपनी पृथ्वी से देखोगे तो इसे देख ही नहीं पाओगे, ठीक है, इतना छोटा सा ये स्टार है ना। उसी के बारे में बताया गया। यहाँ पे हम लोग और कुछ नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, ये एग्जैक्टली था कि आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, और ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है। ओके, नाउ आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। और इस आर्टिकल को हम लोगों ने लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमने आज थंबनेल भी लगाया है। मजाकिया सा थंबनेल लग रहा है थोड़ा सा, वो हमारे आरबीआई के गवर्नर की वजह से, ठीक है, उनकी कुछ पिक्चर ऐसे मिल गई, मैंने उसी को जल्दी से एडिट करके लगा दिया। नाउ बात करते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में। देखो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया, देखो कि कोई एक एप्रोप्रिएट, यानी कि महंगाई देख कभी बढ़ती रहती है कभी कम होती रहती है, लेकिन अगर हम बात करें तो एक एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, अगर हम बात करें एक सफिशिएंट पॉइंट क्या हो सकता है इंडिया के लिए, तो वो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। यानी कि 4% अगर चलेगा तो कोई सिचुएशन बिगड़ती हुई नहीं नजर आएगी। कैसे, मैं अभी आप लोगों को आगे बताता हूं। सबसे पहले यहां पे बताया गया कि मेंटेनिंग द इन्फ्लेशन टारगेट, यानी जो महंगाई है उसको अगर हम 4% पे मेंटेन करके चलते हैं, जो कि आज के टाइम पर भी 4% ही है इन्फ्लेशन, अगर हम 4% मेंटेन करके चलते हैं तो वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहने वाला है, इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा ये रिलीज करा गया आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नाउ हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो 4% टारगेट है इन्फ्लेशन का, ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। देखो होता क्या है, हमारे पास एक टारगेट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये इन्फ्लेशन रेट है ये कौन फिक्स करता है, यानी कि जो महंगाई है इसका रेट कौन फिक्स करता है। इसका रेट फिक्स करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करके, ठीक है। इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर सरकार के होते हैं और 3 मेंबर इसमें आरबीआई के होते हैं। और हेड कौन करता है इसको, आरबीआई के गवर्नर इसको हेड करते हैं। नाउ यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम पर आरबीआई गवर्नर कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको हम 2016 में लेकर आए थे, ताकि जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। नाउ तो यहाँ पे जब से एमपीसी आया है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई है, इसने ज़्यादातर 4% पर ही हमारे इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करा है। नाउ ये भी बताया गया इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रेट है ये 4%। देखो होता क्या है कि एग्जैक्टली क्या है, हम लोग महंगाई देखते हैं 4 + -2 से, ठीक है, ये है एग्जैक्टली यहाँ पे याद रखने के लिए 4 + -2, यानी कि यहाँ पे जो महंगाई है या 4 जो है बिल्कुल फिक्स है, अगर ये ज़्यादा होगी तो 6% हो जाएगी, कम होगी तो 2% हो जाएगी। अगर महंगाई
थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि थोड़ा 6% हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है, या फिर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जो सामान सस्ता ज़्यादा सस्ता हो जाएगा यानी 2% हो जाएगा तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, अब हम लोग देखेंगे। देखो, एक तरफ से मान लेते हैं ये प्रोड्यूसर हो गया जो कि सामान को बना रहा है, दूसरी तरफ हो गया कंज्यूमर जो कि कंज्यूम कर रहा है, यानी आप और हम। ठीक है, देखो क्या होगा कि जैसे प्रोड्यूसर ने सामान बनाया, अब प्रोड्यूसर ने सामान बनाया तो इसे 6% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, मतलब कि समझ लो महंगाई जो है वो 6% है, 4 नहीं है 6% है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि प्रोड्यूसर ने ज़्यादा पैसा कमाया और यहाँ पे कंज्यूमर की जेब से ज़्यादा पैसा जा रहा है। ठीक है, कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा जिससे हम लोगों को भारी भी लगेगा खर्च करना और हम लोगों को लगेगा भी बहुत महंगाई है। ठीक है, तो इससे कहाँ पे नुकसान हो रहा है, इससे कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। नाउ फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, देखो ये प्रोड्यूसर हो गया, फिर से हम देखते हैं ये कंज्यूमर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, मान लो अब की बार प्रोड्यूसर ने बनाया, कोई प्रोड्यूस कर रहा प्रोडक्ट और उसे 2% पर बेचे, यानी कि जो महंगाई है वो 2% है। अब क्या होगा, प्रोड्यूसर ने, देखो हुआ क्या है, यहाँ पर सामान है वो 100 रुपये का। ठीक है, सामान है वो 100 रुपये का मान लो, और यहाँ पर जो इसमें लागत लगी है, यहाँ पे प्रोड्यूसर ने जो लागत लगाई है वो 110 रुपये की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 110 रुपये में वो बन के तैयार हुआ है प्रोडक्ट और बिक वो 100 रुपये में रहा है। तो इससे तो नुकसान हो गया प्रोड्यूसर को, 10 रुपये का तो नुकसान देखने को मिला, जो कमा रहा है उसी का ही नुकसान देखने को मिल गया। ठीक है, तो उसीलिए बोला जाता है कि जो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है उसको एक जगह मेंटेन करके रखे जाता है और वो है 4%। 4% हमारा इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। ओके, तो उसी के बारे में बताया गया है गाइस, यहाँ पर पूरा मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो टारगेट 4% अप्रोप्रिएट रहेगा इंडिया के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं उसके तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और इस आर्टिकल को हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ इस आर्टिकल में बताया गया अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर। देखो हमारे पास इंडिया में एक बॉडी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करके। ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये इकोनॉमी से रिलेटेड केसेस को देखती है, यानी कि कोई भी अगर पैसे से रिलेटेड झोल झाल करा हुआ है, पैसों का घोटाला है, तो वो सारे केसेस को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखता है। ठीक है, और उनको हैंडल करता है। और साथ ही साथ ये पैसे का झोलझाल में एक और केस आता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होता है, यानी कि जो ब्लैक मनी होता है उसको मार्केट के अंदर लाकर वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि कहीं आपने गलत तरीके से पैसे कमा लिए और जाकर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली या फिर गोल्ड खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया आपने, उसने उस पैसे को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। नाउ यहाँ पे एक नया रूल क्या आया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑर्डर इशू करा और बोला कि जो जम्मू कश्मीर में पहले के चीफ मिनिस्टर थे, अगर उन्होंने उनके ऊपर चेकिंग करी जाएगी पहले तो। ठीक है, पूरी चेकअप करा जाएगा और देखा जाएगा कि जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने कोई झोलझाल तो नहीं किया है। अगर कोई झोलझाल किया है, उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग करी है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केस से लेकर, ठीक है एक केस हुआ था यहाँ पर, उस केस से लेकर अगर कोई भी झोलझाल करा है इन्होंने, तो इनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। और वो कौन जब्त करेगा, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ओके, तो यहाँ पर यह था। अब यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है ये एक्ट, कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसके तहत यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को रख सकता है। अगर देखो प्रॉपर्टी किसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर रख लेता है किसी भी पर्सन की, और अगर वो आप कह सकते हो बेकसूर साबित होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी अपने आप रिलीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ उसके बाद अगर यहाँ पे एक और चीज़ है कि मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता है, तो जो बंदा है जिसकी प्रॉपर्टी ले ली गई है, वो अगर चाहे, अगर उसके पास ठोस सबूत है, तो वो जाकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है और अपने केस को आगे बढ़ा सकता है। कह सकता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये फालतू में काम करा गया है। नाउ यहाँ पर बताया गया आगे वही चीज़ जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई है, तो फिर इसको आप लोग एग्जैक्टली वही चीज़ है, तो यहाँ पर हम लोग छोड़ सकते हो, कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है इतना। और बताया क्या गया है, चलो मैं बता ही देता हूँ। यह है कि जो देखो पर्पज़ क्या है, किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी को अटैच करने का ईडी से क्या पर्पज़ है कि भाई देखो जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है वो हमारे पास एग्जैक्टली आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा एक तरीके से, तो इससे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो देखो मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो क्राइम वगैरह भी बहुत देखने को मिलता है, ये पैसा गलत तरीके से मार्केट में आता है तो बहुत क्राइम वगैरह देखने को मिलता है, तो ये सब भी हम लोग कम कर सकते हैं, तो इससे ये बेनिफिट है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को हम लोगों ने पीआईबी से लिया है, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यह आर्टिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करी गई एनएमबीपी की, एनएमपीबी,
ठीक है, NMPV कंसोर्शिया फॉर मेडिकल प्लांट्स। अब अगर हम बात करें NMPV है क्या, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड। ये जो प्लांट्स वगैरह के लिए एक पूरा का पूरा बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है। इसने लॉन्च कर दिया है कंसोर्शिया फॉर मेडिकल प्लांट्स। मेडिकल प्लांट्स के लिए नई नई चीज़ें इसने लॉन्च कर दी है, जैसे कि जो भी प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कराए जाते हैं, दवाई के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, तो उनके लिए क्या करा जाएगा, उनकी एक प्लांटिंग क्वालिटी प्लांटिंग करी जाएगी, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्चेस डेवलपमेंट करे जाएंगे, उनका ज़्यादा कल्टीवेशन करा जाएगा, उगाया जाएगा, ट्रेड ऑफ मेडिकल प्लांट्स, मार्केट लिंकेज देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम काम करने वाले हैं। नाउ अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से प्लांट हैं जिनके ऊपर हम लोग एक सब काम करेंगे, जिनको हम लोग क्वालिटी तरीके से उगाएंगे, एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। तो वो कौन कौन से प्लांट हैं, वो दवाई वाले प्लांट ये हैं। सबसे पहले अश्वगंधा, ठीक है, जिसे हम लोग साइंटिफिक नेम में बोले तो विधेनिया सोमनीफेरा भी बोलते हैं। दूसरा पिपली, जिसे हम लोग पिपर लॉन्गम बोलते हैं। ऑनला, इसका नाम साइंटिफिक है फाइलेंथस एम्ब्लिका। और उसके बाद नेक्स्ट है गुगलू, जिसका नाम है साइंटिफिक कोमीफोरा विगती। उसके बाद शतावरी, एस्पैरेगस, रेसमोसस। तो यहाँ पे ये सारे जो है प्लांट्स हैं जिनको हम लोग उगाने वाले हैं और इनके ऊपर रिसर्चेस वगैरह करने वाले हैं। नाउ गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को PIB से लिया गया है, अगेंस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पर बताया गया मोपा हैंडमेड पेपर के बारे में। देखो ये जो हैंडमेड पेपर है इसे 1000 साल पहले इस्तेमाल करा जाता था और यहाँ पे ये बीच में पूरी तरह से ये पेपर ख़त्म हो गए थे। नाउ इन पेपर को वापस लाया जा रहा है और वो कौन ला रहा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC इसे वापस लेकर आ रहा है। तो 1000 साल पहले इस्तेमाल करे जाने वाला पेपर अब हम वापस इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो ये जो आर्ट ऑफ मेकिंग मोनपा हैंडमेड पेपर है ये ओरिजिनेट हुआ था 1000 साल पहले, 1000 ऑफ ईयर्स एगो। और फिर धीरे धीरे ये जो आर्ट है ये एक पार्ट बन गया था लोकल कस्टम कल्चर का तवांग में। तवांग कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ का आप कह सकते हो कल्चर में जुड़ चुका था ये। और ये जो पेपर है इसके ऊपर बहुत सारे काम करे जाते थे, ठीक है। तो ये जो हैंडमेड पेपर है इसे हम लोग मोन शुगु भी कहते थे। तो याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे, ये जो हैंडमेड पेपर है कौन सा, मोनपा हैंडमेड पेपर, इसको हम लोग मोन शुगु भी कहते थे इन द लोकल डायलेक्ट। ओके, ना उसके बाद अगर हम बात करें जो ये पेपर है ये हिस्टोरिक और रिलीजियस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता था। जैसे कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लिखे जाते थे वहाँ पर, मोनेस्ट्रीज के जो मठ होते थे वहाँ पे लिखने के लिए उसे इस्तेमाल करते थे पेपर को। ना वो पेपर हम लोग वापस लेकर आ रहे हैं। ओके, नाउ गाइज आगे बढ़ते हैं लास्ट आर्टिकल की तरफ। और इस आर्टिकल को आउटलुक से लिया है, सोशल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करी गई है बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजर को लेकर, ठीक है। यहाँ पे जो ये लोग हैं जो कि गटर वगैरह साफ करते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में बात करी गई है। नाउ ये स्वच्छता अभियान को लेकर बात करी गई है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट हैं इन्होंने लॉन्च कर दिया एक मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान को जो है इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि देखो जो ये हमारे मैनुअल स्कैवेंजर्स अगर मैं बताऊं एग्जैक्टली तो यहाँ पे इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा डेथ होती है। ये इनकी डेथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप को लॉन्च करा गया। आप देखो इस ऐप में होगा क्या, आप लोगों को डाउनलोड करना है इस ऐप को। साथ ही साथ कहीं गंदगी दिखती है, कहीं इनसैनिटरी लैट्रिन्स दिखते हैं या फिर मैनुअल स्कैवेंजर देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर उस ऐप के अंदर बताना है। और वहाँ पे क्या होगा, उस ऐप से इन्फॉर्मेशन आने के बाद वहाँ से जो लोग आएंगे वो जो स्कैवेंजर होंगे, जो लोग वहाँ पे गटर वगैरह साफ कर रहे होंगे उनकी हेल्प करेंगे। और दूसरी चीज़ जो भी इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं उनको रिप्लेस करा जाएगा सैनिटरी से, साफ सुथरी से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज यहाँ पे एक हम लोग ऐप लॉन्च कर रहे हैं बेसिकली आत्मनिर्भर अभियान को लेकर। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। नाउ अगर आप लोगों को इस लेक्चर की PDF डाउनलोड कर रही है तो मैंने आपको बताया था नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिला हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना और जाकर उस टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड कर लेना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।